हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज का हमारा डिस्कशन एक बहुत ही फाउंडेशनल टेक्स्ट पर फोकस करेगा, जो वेस्टर्न लिटरेचर का एक पिलर माना जाता है। हम बात करेंगे होमर की इलियाड की। होमर प्राचीन यूनान के एक लेजेंडरी अंधे कवि माने जाते हैं, जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस एपिक पोएम की रचना की। उनकी दो मुख्य महाकाव्य रचनाएं, इलियड और ओडिसी, ग्रीक कल्चर और माइथोलॉजी को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की जिसमें देवताओं और इंसानों का लगातार इंटरेक्शन होता है। तो चलिए आज इलियड को डिटेल में समझते हैं, खास करके इसकी नैरेटिव और उन थीम्स को जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट हैं। इलियड एक एपिक पोएम है जो ट्रोजन वॉर के आखिरी साल यानी उसके 10वें साल पर सेट है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह पूरी वॉर को कवर नहीं करती। ये स्पेसिफिकली कुछ हफ्तों के इवेंट्स पर फोकस्ड है, और इसका सेंट्रल फोकस है एक इमोशन, रेज यानी गुस्सा। और किसका गुस्सा? एकिल्स का गुस्सा। पोएम की शुरुआत ही इन्हीं लाइन से होती है, जिसमें म्यूज को इन्वोक किया जाता है कि वह एकिलीज की उस डिस्ट्रक्टिव रेस के बारे में गाएं जिसने ग्रीक्स, जिन्हें एकियंस भी कहा जाता है, उनको इतना भारी नुकसान पहुंचाया। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है इस पॉइंट पर कि ट्रोजन वॉर शुरू क्यों हुई थी। ट्रॉय का प्रिंस पेरिस स्पार्टा के राजा मेनेलॉस की पत्नी हेलेन को भगा ले गया था। अपने भाई का बदला लेने के लिए मेनेलॉस का भाई अगामेम्नॉन, जो माइसीने का राजा और ग्रीक आर्मी का कमांडर इन चीफ था, उसने ट्रॉय पर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी असेंबल की। इस आर्मी में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर वॉरियर था एकिलीज। एकिलीज एक डेमीगॉड था। उसकी माँ थेटिस समुद्र की देवी थीं और पिता पेलियस एक नश्वर राजा। स्टोरी प्रॉपरली शुरू होती है जब ग्रीक्स ने ट्रॉय के आसपास के कुछ शहरों को जीत लिया है और वहां से काफी सारी महिलाओं को बंदी बना लिया है। अगामेम्नॉन ने अपने लिए क्राइसीज नाम की लड़की को रखा और एकिलीज को ब्राइजीज मिली। क्राइसेस का पिता क्राइसेस, जो अपोलो का पुजारी था, अगामेम्नॉन के पास रैंसम लेकर आता है और अपनी बेटी को वापस मांगता है। लेकिन अगामेम्नॉन एरोगेंस में उसको भगा देता है। क्राइसेस अपोलो से प्रार्थना करता है और अपोलो गुस्से में ग्रीक कैंप पर एक भयंकर प्लेग भेज देता है, जिससे लगातार सैनिक मरने लगते हैं। 10 दिन बाद एकिलीज एक असेंबली बुलाता है और प्रोफेट कालकास से पूछता है कि यह प्लेग क्यों फैला है। कालकास बताता है कि अगामेम्नॉन को क्राइसेस वापस करनी होगी बिना किसी रैंसम के। अगामेम्नॉन, जो अपनी पावर को लेकर बहुत इनसिक्योर और ईगोइस्टिक है, वह मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर मैं अपनी प्राइस छोड़ रहा हूं, तो मुझे बदले में किसी और का प्राइस चाहिए। और वह एकिलीज की कैप्टिव ब्राइसेस की मांग करता है। यह एकिलीज के ईगो और उसके सम्मान, जिसे ग्रीक्स टाइम कहते थे, उस पर एक सीधा अटैक था। दोनों के बीच एक बहुत हीटेड आर्गुमेंट होता है। एकिलीज अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है कि देवी एथेना उसे रोक लेती हैं। एकिलीज ब्राइसेस को तो दे देता है, लेकिन वह एक प्रतिज्ञा लेता है। वह अपनी तलवार रख देता है और अनाउंस करता है कि अब वह ग्रीक्स के लिए नहीं लड़ेगा। वह अपने टेंट में वापस चला जाता है और अपनी आर्मी मर्मिडेंस को भी वॉर से विथड्रॉ कर लेता है। उसकी माँ थेटिस ज्यूस के पास जाती है और ज्यूस एग्री करता है कि जब तक ग्रीक्स को एकिलीज की जरूरत फील नहीं होगी और वे उसकी रिस्पेक्ट वापस रिस्टोर नहीं करेंगे, तब तक ट्रोजन्स इस वॉर में आगे रहेंगे। एकिलीज का यह विथड्रॉल ही स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद ग्रीक्स काफी बुरी तरह हारने लगते हैं। अगामेम्नॉन की आर्मी वीक होने लगती है और उन्हें समझ आ जाता है कि बिना एकिलीज के वे ये वॉर नहीं जीत सकते। अगामेम्नॉन एक एम्बेसी भेजता है एकिलीज के पास, ओडिसियस, एजाक्स और फीनिक्स को, जिसमें वह उसको काफी सारे गिफ्ट्स और ब्राइसेस वापस देने का ऑफर करता है। लेकिन एकिलीज का प्राइड और उसकी हर्ट फीलिंग्स इतनी डीप हैं कि वह इन सब ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है। वह कहता है कि उसके लिए अपनी लाइफ प्यारी है और वह किसी राजा के एरोगेंस के लिए नहीं मरेगा। ये दिखाता है कि उसके अंदर का हीरो और एक मॉर्टल इंसान आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। एक तरफ ग्लोरी, क्लियोज,
का लालच है जो उसको इमॉर्टल बना देगा, और दूसरी तरफ एक पीसफुल, लॉन्ग लाइफ जीने की चाहत। स्टोरी आगे बढ़ती है और ट्रोजन्स अपने सबसे बड़े हीरो हेक्टर की लीडरशिप में ग्रीक शिप्स तक पहुंच जाते हैं। हेक्टर ट्रॉय का प्रिंस है, किंग प्रियम और हेक्यूबा का बेटा। वह एक्किलीज का एक परफेक्ट फॉयल है। जहां एक्किलीज इंडिविजुअलिस्टिक और इम्पल्सिव है, वहां हेक्टर अपने परिवार, अपने शहर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत डीपली डेडिकेटेड है। वह जानता है कि ट्रॉय शायद हार जाएगा, फिर भी वह अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। जब हेक्टर ग्रीक शिप्स को आग लगाना शुरू करता है, तब एक्किलीज का सबसे करीबी दोस्त पैट्रोक्लस उससे और देखा नहीं जाता। वह एक्किलीज के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे एक्किलीज का आर्मर पहनकर लड़ने की इजाजत मिले, ताकि ट्रोजन्स डर जाएं और ग्रीक्स को एक ब्रेक मिल सके। एक्किलीज मान जाता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि वह सिर्फ शिप्स को बचाए और ट्रॉय की दीवारों तक ट्रोजन्स का पीछा न करे। पेट्रोक्लस एक्किलीज का आर्मर पहनकर बैटल ग्राउंड में आता है। ट्रोजन सच में उसको एक्किलीज समझकर डर जाते हैं। पेट्रोक्लस काफी ब्रेवरी के साथ लड़ता है, लेकिन वह एक्किलीज की वार्निंग भूल जाता है और ट्रॉय के गेट्स तक पहुंच जाता है। वहां अपोलो उसके आर्मर को उसके शरीर से हटा देता है और हेक्टर पेट्रोक्लस को मार देता है। हेक्टर पेट्रोक्लस का आर्मर, जो एक्चुअली एक्किलीज का था, उतारकर पहन लेता है। पेट्रोक्लस की डेथ की खबर जब एक्किलीज तक पहुंचती है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होता है। उसका गुस्सा, जो पहले अगामेम्नॉन पर था, अब पूरी तरह हेक्टर पर शिफ्ट हो जाता है। वह कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है इस दुख और गुस्से में। थेटिस उसे एक नया आर्मर लाकर देती है जो देवता हेफेस्टस ने बनाया है। अगामेम्नॉन और एक्किलीज ऑफिशियली रिकंसाइल करते हैं और एक्किलीज एक नई और भी डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी के साथ बैटलफील्ड में उतरता है। वह ट्रोजन्स को बुरी तरह मारता है, यहाँ तक कि एक रिवर गॉड उससे लड़ने आ जाता है क्योंकि उसकी नदी लाशों से भर गई थी। आखिर में सिर्फ हेक्टर ट्रॉय की दीवारों के बाहर बचता है, एक्किलीज का सामना करने के लिए। प्रियम और हेक्यूबा उसे वापस आने के लिए रोते हैं, लेकिन हेक्टर की सेंस ऑफ ड्यूटी उसे रोक लेती है। जब एक्किलीज उसके पास पहुंचता है, तो उसकी डेमोनिक एनर्जी देखकर हेक्टर एक मोमेंट के लिए डर जाता है और भागने लगता है। एक्किलीज उसे ट्रॉय की दीवारों के चारों तरफ 3 बार चेस करता है। फाइनली एथेना एक ट्रोजन वॉरियर का रूप लेकर हेक्टर को रोक लेती है और उसे फाइट करने के लिए कहती है। हेक्टर फाइट करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि देवताओं ने उसको अबैंडन कर दिया है। एक्किलीज हेक्टर को उसके नए आर्मर की एक वीकनेस देखकर मार देता है, लेकिन एक्किलीज का गुस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। वह हेक्टर की बॉडी को अपने चैरियट के पीछे बांधकर घसीटता है, उसे ड्रैग करता है। यह एक हीरो के लिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट थी, क्योंकि प्राचीन यूनान में प्रॉपर बरियल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, सोल को अंडरवर्ल्ड में रेस्ट मिलने के लिए। यह एक्किलीज की ह्यूमैनिटी के कंप्लीट ब्रेकडाउन को दर्शाता है। वह अपने दुश्मन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, जो एक वॉर हीरो से एक्सपेक्टेड होता है। देवता भी इस डिसरिस्पेक्ट से खुश नहीं थे। आखिरकार ज़्यूस इंटरवीन करते हैं। प्रियम, हेक्टर का पिता, रात के अंधेरे में अकेले, बिना किसी गार्ड के, एक्किलीज के टेंट में आता है। वह एक्किलीज के पैरों में गिर जाता है और उसके हाथ चूमता है, वही हाथ जिन्होंने उसके बेटे को मारा था। वह एक्किलीज को उसके अपने पिता, पेलियस, की याद दिलाता है। यह एक बहुत ही प्रोफाउंड और इमोशनल मोमेंट है पूरे एपिक का। प्रियम और एक्किलीज एक साथ रोते हैं, अपने अपने लॉस पर और ओवल वॉर की ट्रेजेडी पर। एक्किलीज रियलाइज करता है कि दुख और लॉस यूनिवर्सल है, चाहे वह ग्रीक हो या ट्रोजन। उसका गुस्सा फाइनली मेल्ट होता है और वह हेक्टर की बॉडी प्रियम को वापस दे देता है, ताकि उसका प्रॉपर बरियल हो सके। पोएम का एंड हेक्टर के फ्यूनरल पर होता है। एंड सो दे बेरीड हेक्टर, टेमर ऑफ हॉर्सेस। ये लाइन्स एक सॉम्बर क्लोजर देती हैं। इलियड उस ग्लोरी के साथ खत्म नहीं होती जिसमें ट्रॉय गिरता है, बल्कि एक मोमेंट ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी और ग्रीफ के साथ एंड होती है। अगर हम थीम्स की बात करें, तो सबसे प्रोमिनेंट थीम है द ग्लोरी ऑफ वॉर वर्सेस द ट्रेजेडी ऑफ वॉर।
होमर वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं, हीरोज की ब्रेवरी को दिखाते हैं, लेकिन उस ग्लोरी के पीछे का ह्यूमन कॉस्ट, व पेन और सफरिंग, उसको भी बराबर हाईलाइट किया गया है। दूसरी थीम है फेट एंड फ्री विल। इन कैरेक्टर्स के एक्शंस उनके अपने होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा देवताओं या फेट पर डिपेंड करता है। हेक्टर जानता था कि वह शायद मरेगा, फिर भी उसने लड़ने का चॉइस लिया। यह उसका फ्री विल था फेट के फ्रेमवर्क के अंदर। ऑनर एंड प्राइड एक और क्रिटिकल थीम है। हर हीरो इस होप में लड़ रहा है कि उसका नाम आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी। एक्कीलीज की पूरी जर्नी इस ऑनर को रिस्टोर करने और उसको मेंटेन करने के आसपास घूमती है। एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपसे एक्कीलीज और हेक्टर को कंपेयर करने को कहा जाए, तो हमेशा ध्यान रखें कि एक्कीलीज एक इंडिविजुअलिस्टिक हीरो है जिसका फोकस अपनी ग्लोरी पर है, जबकि हेक्टर एक सिविक हीरो है जो कम्युनिटी और फैमिली के लिए लड़ता है। एक्कीलीज नेचर फास की तरह डिस्ट्रक्टिव है और हेक्टर ह्यूमन स्ट्रगल और ड्यूटी का सिंबल है। इलियड सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत डीप स्टडी है, जहां रेज और प्राइड इंसान को उसकी ह्यूमैनिटी से दूर ले जाते हैं और सिंपैथी और शेयर्ड सॉरो उस ह्यूमैनिटी को वापस लाते हैं। जब आप इस टेक्स्ट का एनालिसिस लिखें, तो इन डुअलिटीज, गॉड्स एंड मॉर्टल्स, रेज एंड पिटी, ग्लोरी एंड ट्रेजेडी, इनको हमेशा सेंटर में रखिएगा। होमर ने जो कॉम्प्लेक्स इमोशनल लेयर्स इन कैरेक्टर्स को दिए हैं, वही इस टेक्स्ट को आज भी रेलेवेंट और पावरफुल बनाते हैं। सो आई होप कि एक्कीलीज की जर्नी और हेक्टर का सैक्रिफाइस आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इन थीम्स को ध्यान में रखते हुए इस टेक्स्ट को अप्रोच कीजिएगा, और जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी का मैसेज होमर कन्वे करना चाहते थे, उसे अपने आंसर्स में जरूर रिफ्लेक्ट करें। नेक्स्ट क्लास में हम ओडीपस रेक्स बाय सोफोक्ल्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो अटेंटिवली।